Hello, बच्चों. A very good evening. I am Snehal and I welcome you all on our channel that is Arms Junior. I am here to guide you in your biology preparations जिससे आपको आपके बोर्ड्स की जो एग्जाम है उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूर हेल्प होने वाली है. इसके अलावा वी हैव डेडिकेटेड लेक्चर्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑल्सो, मतलब साइंस एज वेल एज मैथ्स के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे ऑन अवर चैनल. अगेन बताती हूँ, चैनल का नाम है आर्म्स जूनियर्स. ठीक है, तो वहां पर आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे. इवन वी आर गोइंग टू टेल यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप करके जाओगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होने ही वाली है. ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड द अदर क्लासेस ऑल्सो. और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम पहला चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस में हमें वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस विच आर शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑल्सो सेल डिवीजन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो आई होप आप रेडी हो विथ योर पेन एंड पेपर, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप नोट डाउन कर लेना. जो भी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उसको मार्क कर लेना. राइट, ऑलराइट. सो विद दिस, विदाउट फर्दर अड्यू, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस जो हमारा पहला चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे. लाइफ प्रोसेसेस, अगर आप मीनिंग जानना चाहो, टाइटल को अगर आप अंडरस्टैंड करने जा रहे हो, तो लाइफ मीन्स लिविंग या फिर जिसमें जीव है. ठीक है, प्रोसेसेस मतलब क्या है? बेसिकली ऐसी प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी है. ठीक है, टू सस्टेन अ लाइफ, दीज प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड, मस्ट आर, दीज आर मस्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन अ लाइफ. ठीक है, तो ये प्रोसेसेस कौन कौन सी है वो हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक से गो थ्रू होने वाले हैं. तो पहले वी विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस. देन हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में. राइट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन. ठीक है, ऑब्वियसली जो लाइफ प्रोसेसेस है उनमें कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रही है, यूज भी हो रही है. तो ये एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, वो डिस्कस करेंगे. राइट, कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी हम पढ़ने वाले हैं. सेल डिवीजन विच इज अगेन इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, वो भी हम पढ़ेंगे अंडर दिस चैप्टर. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. उससे पहले एक वी विल गो थ्रू इट कि क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस. एज आई सेड, life processes are the processes which are responsible or must for a living organism to sustain a life. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस है बेटा? वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम. न्यूट्रिशन हमें लेना है. न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? वी नीड एनर्जी. एनर्जी क्यों? डेली एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली हमें एनर्जी चाहिए. तो वो कहाँ से आएगी? जब आप हेल्दी फूड खाओगे. ठीक है, यू विल ईट फूड जहां से, मतलब जिसका ब्रेकडाउन होके आपको एनर्जी मिलने वाली है. राइट, देन देर इज रेस्पिरेशन. ठीक है, फूड का जो ब्रेकडाउन है उसके लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम. जो भी फूड एंड ऑक्सीजन आपने इनहेल किया है वो सब हर एक सेल की तरफ पहुंचना चाहिए. ठीक है, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल सेल के पास जाना चाहिए. इवन सेल में जो वेस्ट बना है वो भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर फिल्टर आउट होने चाहिए, बॉडी से रिमूव होना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर सिस्टम्स है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. देन यू हैव नर्वस सिस्टम, जो भी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो उसके लिए आपकी नर्वस सिस्टम है. इवन देयर आर सर्टन केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स. ठीक है, तो ये भी एक कंपोनेंट आते हैं. देन इफ यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब बहुत बार रिप्रोडक्शन को भी एज अ लाइफ प्रोसेस बताया जाता है, बट बेसिकली रिप्रोडक्शन इज नॉट दैट important to sustain a life. हाँ, obviously to maintain a number of species, to increase the number of organism, it is important. ठीक है, it is very important reproduction, but it is not a life process. We cannot call it as a life process because जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की कोई जरूरत है नहीं. ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हम इसके थ्रू क्या करने वाले, इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करने वाले. राइट, नाउ इन द न्यूट्रिशन व्हाट वी डू, वी ईट डिफरेंट फूड स्टफ्स. ठीक है, उनसे हमें क्या होता है? एनर्जी मिलती है. इसके अलावा वी गेट सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एज वेल. अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो बेसिकली, ठीक है, उससे आपको एनर्जी मिलेगी. कार्बोहाइड्रेट मतलब यू आर ईटिंग ग्लूकोज. ठीक है,
चपाती खा रहे हो, राइस खा रहे हो, इट इज ऑल सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिनका ब्रेकडाउन होके, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके आपको एनर्जी मिलती है। व्हाट डू यू गेट? एनर्जी। यही एनर्जी आप क्या करते हो? डेली एक्टिविटीज में यूज करते हो, राइट? देन इफ यू आर ईटिंग प्रोटीन, प्रोटीन का सोर्स क्या है? दाल वगैरह है, ठीक है, दाल खाते हो आप, पल्सेस खाते हो, ठीक है, ऑल दे आर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। एग खाते हो, मिल्क है, ठीक है, चिकन है, मीट वगैरह, तो ये सारे सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन क्यों चाहिए आपके बॉडी में? व्हाई वी रिक्वायर देम? टू बिल्ड मसल्स, ठीक है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी, दैट मीन्स दे बिल्ड मसल, राइट? मसल जरूरी है, तो आपने देखा होगा जो भी एक्सरसाइज करता है, जिम में जाता है, उनको क्या किया जाता है? प्रोटीन सोर्स पे ज्यादा ध्यान देने को बोला जाता है, ज्यादा उनको कंज्यूम करने को बोला जाता है प्रोटीन को, ठीक है? व्हाई? बिकॉज मसल डेवलप करना है। समझ आया? देन फैट, ठीक है, फैट मतलब ऑयल्स वगैरह खाते हो, घी खाते हो, तो इट इज अ सोर्स ऑफ फैट्स, हेल्दी फैट, ठीक है, जनरली आप हेल्दी फैट्स खाओगे, राइट? कुछ आप अनहेल्दी फैट्स भी खाते हो, जिससे कोलेस्ट्रॉल भी ग्रो, डेवलप हो जाएगा, विच इज फेटल फॉर योर लाइफ, मतलब आपको प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, अनहेल्दी हो गया वो चीज, ठीक है? एनीवे, तो कुछ ऐसे फैट्स है जो आपकी बॉडी में चाहिए, राइट, इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप क्या खाते हो? ऑयल है, घी है, वगैरह वगैरह, ठीक है? इसके अलावा यू ईट सैलेड वगैरह, सैलेड खाते हो, ठीक है, तो ये सैलेड जो है, इससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, राइट? जैसे कैरेट से आपको विटामिन ए मिलने वाला है, विटामिन भी आपको इससे सैलेड से मिलेंगे। वाटर से आपको ऐसे न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं मिलते हैं, बट वाटर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ जो भी आपने फूड खाया है उसका, ठीक है? तो उसका डाइजेशन होने के लिए वाटर की जरूरत होती है, बिकॉज ऑल द एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वी कैन से, आर डिपेंडेंट और दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर एक्शन, राइट? आपके बॉडी में जो आपने फूड खाया है उसका ब्रेक डाउन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए, राइट? एंजाइम्स जो है वो वाटर के प्रेजेंस में ही अपना काम कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट इन आवर, यू कैन से बैलेंस फूड जो है आपने खाना चाहिए डाइट में। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? एज आई सेड, कुछ कुछ लोग, ठीक है, जो डाइट या फिर बोलते हो ना सो कॉल्ड डाइटिंग, तो उसमें क्या होता है, दे वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाना छोड़ ही देते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल्सो रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों चाहिए? एनर्जी भी तो चाहिए, ठीक है? तो जो अपनी प्लेट होनी चाहिए, जो आप फूड खा रहे हो, इट शुड इंक्लूड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ठीक है, फैट्स होने चाहिए उसमें, राइट? इफ यू वांट न्यूट्रिशन, विटामिन वगैरह, तो उसमें आपको सैलेड भी खाना पड़ेगा, राइट? तो ये सब कुछ आपके प्लेट में इंक्लूड होना चाहिए। देयर शुड बी वाटर, इनफ वाटर आप ड्रिंक करना चाहिए ड्यूरिंग द डे। तो ये सारी चीजें, इसको हम बोलते हैं एक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, देयर कैन बी सर्टन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, ठीक है? अगर विटामिन वगैरह इनफ नहीं खा रहे हो, प्रॉपर विटामिन इनटेक नहीं है, राइट, प्रोटीन वगैरह प्रॉपर नहीं खा रहे हो, समटाइम्स कुछ कुछ लोग प्रोटीन भी बहुत ज्यादा खा लेते हैं। अगर प्रोटीन ज्यादा खा लिया तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है? ये अमीनो एसिड फिर बाद में नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यूरिया वगैरह, यूरिया, अमोनिया, ठीक है? जिसकी वजह से अगर अमोनिया अक्यूमुलेट होता गया, राइट, उसके अक्यूमुलेशन से देयर कैन बी सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो, ठीक है? तो ज्यादा भी कुछ नहीं खाना है, मतलब कभी कभी लोग कार्बोहाइड्रेट छोड़ देते हैं और प्रोटीन ही बहुत खाने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये भी उतना अच्छा नहीं है। योर मील शुड बी अ बैलेंस्ड वन, ठीक है? देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट मसल्स, ठीक है? आपके बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप की मसल्स है। वॉलेंट्री मसल्स, जिसको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। मुझे हाथ की मूवमेंट करानी है, ठीक है, मैंने बोला मूवमेंट करानी है, तो मसल्स मूव करने लग गई, ठीक है, मसल मूवमेंट कराने लग गई। इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल जिनको स्मूथ मसल बोला जाता है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें जो भी ऑर्गन्स है, दे आर इंटरनल ऑर्गन। इन ऑर्गन्स की जो मूवमेंट हो रही है, इट इज बेसिकली इनवॉलेंट्री, मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट, ठीक है? हैंड की मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो, नेक की मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो, आईबॉल की मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक वगैरह, ठीक है? या फिर ऐसा कर लिया कि भाई फूड खा लिया पूरा, ठीक है, बट बाद में नहीं, आज तो मैं, है ना, अभी डाइजेस्ट नहीं करना, मेरे को फूड खाया है बट अभी डाइजेस्ट नहीं करना, मैं शाम में आराम से जब सोने जाऊंगा तब आराम से डाइजेशन करूंगा।
ऐसा होता है? नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज इनवॉलेंट्री, ये आपके कंट्रोल में नहीं काम करेगा, ठीक है। कार्डियक मसल्स, थर्ड टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक मसल। कार्डियक मीन्स वर्ड इज यूज फॉर हार्ट, ठीक है। हार्ट की जो मसल है उनको कार्डियक मसल बोलते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होगी, कोई हार्ट की बीटिंग को स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता ना, या कर सकता है कोई है ऐसा? नहीं कर सकता। कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री, दीज आर द मसल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, दे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ प्रॉपर रिदमिक मैनर, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट भी होती है, ठीक है। नाउ एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि आपके बॉडी में जो फूड आप खा रहे हो थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होके कुछ न्यूट्रिएंट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का अगर डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज मिलेगा, विच इज द सिंपलेस्ट फूड, बिकॉज जो फूड आप खा रहे हो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फूड, पॉलीमरिक फूड है उसमें, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो फूड है ये कहा जाने वाला है, सेल में जाके यूटिलाइज होने वाला है, ठीक है। तो अगर सेल में इस फूड को एंटर करना है तो ऑब्वियसली साइज ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी स्मॉल, राइट, ये मानते हो। तो जो फूड आप खा रहे हो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर उसको फर्दर डाइजेस्टिव एंजाइम से जो मॉलिक्यूल वगैरह है फूड में, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उनकी साइज कम करनी पड़ेगी, तभी वो सेल में क्या हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, ठीक है, दे कैन एंटर द सेल, राइट। तो इसमें क्या होता है, देर आर सर्टन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस यूज्ड, राइट, जैसे सलाइवा है आपके पास, स्टमक में अगर आप देखो तो गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन है, इंटेस्टिनल जूसेस है, राइट, ये सारे जो है दे कंटेन सर्टन एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम बोल सकते हो। ये एंजाइम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन कर देंगे, जिसके वजह से सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द सेल, और वो सेल में फिर क्या होंगे, यूज होंगे, ठीक है, यूटिलाइज होंगे, उनका असिमिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देर इज इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो। ये जूसेस जो है, डाइजेस्टिव जूसेस, जो डाइजेशन की प्रोसेस को एनहांस करते हैं या एक्सेलरेट करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सलाइवा, ठीक है, जैसे अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज बोल सकते हो। दे आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूसेस, जैसे पेप्सिन वगैरह है, ठीक है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। देन यू हैव सर्टन एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे, इंटेस्टिनल जूसेस में आपको मिलते हैं, ठीक है, इवन लिपिड का डाइजेशन करने वाले लाइपेजेस वगैरह एंजाइम है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूसेस से कुछ, पैनक्रिया से आपको कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, लीवर से कुछ, लीवर से जनरली जो एंजाइम, जो सॉल्ट्स एंड आयंस मिलते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। लीवर से एज सच एंजाइम कुछ आते नहीं है, लीवर में एंजाइम सिंथेसाइज या फिर सीक्रेट नहीं होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, बट इट सिंथेसाइजेस सर्टन बाइल सॉल्ट्स एंड बाइकार्बोनेट आयंस, जो क्या करते हैं, फैट या लिपिड का इमल्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, तो डाइजेस्टिव जूसेस में ये सारे एंजाइम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू वांट टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल, फाइन। तो ये तो हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देन इफ यू टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, एज आई सेड, जो आप प्रोटीन वगैरह खा रहे हो, इवन आपके बॉडी में जो भी डीएनए आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलोगे, इन मॉलिक्यूल का फर्दर, अगर जैसे प्रोटीन आपने बहुत एक्सेस में खाया है, ठीक है, तो उनका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और उनसे बनते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, these waste are produced by digestion और metabolism of proteins and nucleic acids, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, these are nitrogenous bases, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये नाइट्रोजनस वेस्ट अगर आपके ब्लड में अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो दे विल बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, ठीक है। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर आउट करना पड़ेगा, वी विल हैव टू रिमूव देम फ्रॉम योर ब्लड, राइट। तो उसके लिए देर इज अ प्रॉपर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स है, दैट इज, मतलब जहां पर एक्चुअल फिल्ट्रेशन वगैरह होगा, दैट इज नथिंग बट योर किडनी। और किडनी में अगर आप देखो तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नथिंग बट नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा होगा। तो नेफ्रॉन जो है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, जो भी इम्प्योर ब्लड है जिसमें वेस्ट वगैरह है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, उसका फिल्ट्रेशन होगा और प्योर ब्लड फिर से क्या किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा वापस, राइट। तो इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। एंड
आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो भी फिल्ट्रेट बना है, इट इज नाउ कॉल्ड एज यूरिन। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। यूरिन में जो भी एक्सेस आयंस थे ब्लड में, जो भी एक्सेस वाटर था, हार्मफुल आयंस थे, वो सब क्या होंगे? रिमूव हो जाते हैं थ्रू द बॉडी। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने का काम होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। डाइजेशन से जो वेस्ट बना है वो डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑलरेडी थोड़ा हमने डिस्कस किया है इस पे। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। देयर इज हार्ट विच इज द मेन कंपोनेंट, देन ब्लड है, एंड इस ब्लड को कैरी करने के लिए देयर आर सर्टन ब्लड वेसल्स एज वेल। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? जो भी आपने फूड खाया है, ऑक्सीजन इनहेल किया है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हर एक सेल के पास पहुंचाना है। ठीक है, इसको हर एक सेल के पास पहुंचाना है, तो क्या होगा? देयर शुड बी अ मीडियम जो इन मॉलिक्यूल्स को सेल के पास लेके जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट ब्लड, इवन देयर इज अ लिम्फ। ठीक है, ये दोनों जो फ्लूइड है, दोनों जो मीडियम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सच मॉलिक्यूल्स। इवन दे ट्रांसपोर्ट द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, इवन किडनी के पास भी जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का तो फंक्शन आपको पता ही है। ये क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा टू रीच, सो दैट द ब्लड शुड रीच टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। राइट, दूसरा इसमें आता है ब्लड। ब्लड जो है, इट इज अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वेस्ट हो या फिर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये मीडियम की तरह काम करता है। अगर आप ब्लड का कॉम्पोजिशन देखो तो इसमें मेजर पार्ट ऑफ द ब्लड इज मेड अप ऑफ फ्लूइड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसके अलावा ब्लड में देर आर सर्टन सेल्स एज वेल। कौन कौन सी सेल्स होती है? वी नो आरबीसीज आर देर, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑल्सो प्लेटलेट्स आर देर। ये 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स आपको ब्लड में देखने को मिलती है। अगर आप बात करो फ्लूइड कंपोनेंट की, तो फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में क्या होगा? देर विल बी वाटर, प्रोटीन्स, ठीक है, इवन हॉर्मोन्स वगैरह, है ना, ब्लड में ही रिलीज किए जाते हैं और ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होंगे, मतलब प्लाज्मा थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसी थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, प्रोटीन वगैरह होंगे इसमें। तो ये कॉम्पोजिशन होगा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, दैट इज प्लाज्मा का। ठीक है, इवन देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। एक होता है आर्टरीज, दूसरा वेन्स एंड है कैपिलरीज। आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरी विल कैरी, यू कैन से, ब्लड फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स द टिश्यू, मतलब हार्ट, दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन की अगर बात करो, वेन कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, दे विल कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड विल कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के, यू कैन से दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। राइट, समझ आया? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारी आपको लाइफ प्रोसेसेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन अ लाइफ। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में आपको ये प्रोसेसेस देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग एनीवे। राइट, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये भी देखा कि देर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मिल्क है, फ्रूट्स है, जैगरी, केन शुगर, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, ठीक है, स्वीट मीट्स, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। आपको जब कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो, तो कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है? पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल गिव यू 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। राइट, ओके, तो ये वो डाइजेशन के बारे में। रेस्पिरेशन की अगर बात करो, रेस्पिरेशन में क्या होता है? 2 अलग टर्म्स है। ठीक है, देयर इज अ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? ओके, पहले ब्रीदिंग डिस्कस करते हैं। ब्रीदिंग में देयर इज जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। इट इज जस्ट अ मैकेनिकल फिजिकल प्रोसेस बेसिकली। ठीक है, इसमें आप बस इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हो, देयर इज नथिंग मच। रेस्पिरेशन में क्या होगा? जो भी आपने फूड खाया है वो सेल में है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एंड जो आप ऑक्सीजन इनहेल करोगे वो हर एक सेल के पास जाएगा। तो जो आपका ग्लूकोज ऑलरेडी सेल में बैठा है, वो ग्लूकोज का क्या होने वाला है? अब ऑक्सीडेशन, ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ब्रेक डाउन होगा तो देर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। यही एनर्जी यूज हो जाएगी इन परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटी।
ठीक है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में यू आर जस्ट इनहेलिंग एयर एंड एक्सेलिंग इट आउट. रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो ये केमिकल प्रोसेस है, राइट. तो वही दिया है. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आपको पता है, ग्लूकोज C6H12O6, इट विल बी ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अपन प्रोसेस लिख लेते हैं यहाँ पर. C6H12O6, ठीक है, in presence of oxygen it is broken down into carbon dioxide plus molecule of water and ATP. ठीक है, ATP is nothing but energy. ATP is the universal source of energy inside your body. ठीक है, adenosine triphosphate. ठीक है, this is the long form of ATP, adenosine triphosphate. अब रेस्पिरेशन में देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व. ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली ब्रीदिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस इन रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग में आप इनहेल करोगे एयर, एयर जाएगी आपके. अब देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. योर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम नोज, फिर आएगा नेजल चेम्बर, फिर आएगी इंटरनल नियर, राइट. देन फैरिंग्स का पार्ट, फैरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स. ठीक है, लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स. फिर आएगा ट्रकिया, विंड पाइप. ट्रकिया दो में डिवाइड होगा, दो ब्रोंकाई बनाएगा, एक ब्रोंकाई राइट लंग में, दूसरा लेफ्ट लंग में, बिकॉज यू हैव टू लंग, राइट. तो इस तरीके से फिर ब्रोंकाई क्या करते हैं, इन द लंग दे फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉल स्मॉल वेसल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल. ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, एंड एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल यू विल फाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम अल्वियोलाई बोलते हैं. ठीक है, तो ये पूरा पैसेज है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का. अब क्या होगा, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी आपने इनहेल किया है ऑक्सीजन, अल्वियोलाई तक जाएगा. अल्वियोलाई के सराउंडिंग देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज. तो जो भी ऑक्सीजन है वो सिंपल डिफ्यूजन से अल्वियोलाई की वॉल को क्रॉस करके कहा जाएगा कैपिलरी में जाएगा. फिर कैपिलरी में तो ब्लड है, ब्लड के थ्रू ये हर एक टिश्यू के पास पहुंचने वाला है. जब ये टिश्यू में जाएगा तो यहाँ पर जो बैठा हुआ है ग्लूकोज, उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा, प्लस एनर्जी भी बनेगी. यही एनर्जी फिर यूज होती है टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी. ठीक है, ओके. So this is how your respiration happens. I hope you understood the difference between respiration and breathing. ठीक है, राइट. ये रही आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम. देखो, इट स्टार्ट फ्रॉम योर ब्यूटीफुल नोज विथ टू ओपनिंग्स. ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, या फिर इनको एक्सटर्नल नेयर बोल सकते हैं, NARE. ठीक है, नॉस्ट्रिल. फिर यहाँ से दिस इज द एरिया ऑफ फैरिंग्स. ठीक है, नेजल कैविटी, फिर आता है फैरिंग्स. फैरिंग्स के बाद यहाँ पर लैरिंग्स का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ लैरिंग्स. यहाँ पर अगर आप टच करते हो, जनरली इन बॉयज द लैरिंग्स इज बिग. ठीक है, बड़ा स्ट्रक्चर दिखता है, बाहर प्रोट्रूडेड दिखता है. दिस इज द लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स. फिर आता है ट्रकिया का पार्ट, दिस इज द ट्रकिया. ये लैरिंग्स का पार्ट है, ये ट्रकिया का पार्ट है. ट्रकिया में आपको दिखता है दीज आर कार्टिलेजिनस रिंग्स. ये आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे. फिर ट्रकिया दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिवाइड होता है. इन्हीं को हम बोलते हैं ब्रोंकाई. एक सिंगल को ब्रोंकस बोलते हैं, दो को ब्रोंकाई बोलेंगे, सिंगुलर प्लूरल. फिर ब्रोंकाई क्या करेंगे, छोटे 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 फर्दर में फर्दर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं. इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, दिस इज द लेफ्ट लंग, दिस इज द राइट लंग, टू लंग्स आर देयर. यहाँ पर आपको दिखता है दिस इज अ मसल. ठीक है, डोम शेप मसल. डोम मतलब ऐसा. ठीक है, डोम मतलब ऐसा. दिस इज अ डोम शेप मसल. ये क्या करता है, इट सेपरेट्स योर थोरैसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी. थोरैसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, दिस इज द रेस्पिरेशन, राइट. अब हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो ये जो एनर्जी वो कैसे प्रोड्यूस होगी. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन अकर्स एट टू लेवल्स, एट बॉडी लेवल एंड एट द सेल्युलर लेवल. ठीक है, तो वो सेल्युलर लेवल एंड बॉडी लेवल, सेल्युलर लेवल पे हमें कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो डिस्कस करना है. बॉडी लेवल पे ज्यादा कुछ है नहीं. बॉडी लेवल पे देयर इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड, दैट्स इट.
सेल्यूलर लेवल का रेस्पिरेशन कैसे होता है? सेल्यूलर लेवल का रेस्पिरेशन इज नथिंग बट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, उसी को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज्ड ईदर विथ और विदाउट ऑक्सीजन इनसाइड द सेल। विथ और विदाउट ऑक्सीजन बोला है, क्यों ऐसा बोला है देखते हैं, ठीक है। बिकॉज देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है अनएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, एरोबिक मतलब विथ ऑक्सीजन, अनएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। थर्ड टाइप का रेस्पिरेशन आपको मिलता है मसल्स में। कहा देखते हो आप? मसल्स में देखते हो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, देर इज यू आर यूजिंग लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। उस टाइम पे जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आपकी जो मसल्स है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एक टाइप का रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो आपने ग्लूकोज खाया है वो, इसी का ब्रेकडाउन होके एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की, इट टेक्स प्लेस इन स्टेप वाइज मैनर। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है ड्यूरिंग प्रोसेस कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, देर आर बेसिकली डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो मसल्स में होगा, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में अलग प्रोडक्ट फॉर्म होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में अलग प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब विथ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर क्या होगा देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में देर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन 3 स्टेप्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, पहली स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस, फिर आता है टीसीए साइकिल, इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो ये 3 स्टेप में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एट द एंड बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। पहली स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो, ये जो प्रोसेस है, इट हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कहाँ होती है ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस की? सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऐसे 2-2 मॉलिक्यूल ईच के बनेंगे, हर एक के बनेंगे, पायरुविक एसिड के 2, एटीपी के 2, एनएडीएच के 2 एंड वाटर के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी एटीपी बनी है? 2 एटीपी आपको मिलेगी इन द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, राइट। अब ये जो पायरुविक एसिड बना है यहाँ पर इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये पायरुविक एसिड क्या करेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटिल कोए, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एसिटिल कोए एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 एंड CO2, ये बनते हैं पायरुविक एसिड से। इससे बनेंगे पायरुविक एसिड से। अब ये सारे जो प्रोडक्ट है ये नेक्स्ट साइकिल में क्या होंगे, एंटर हो जाएंगे, मतलब कौन सा? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट स्टेप इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और ये प्रोसेस, ये स्टेप होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, ठीक है, इट हैपेंस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एसिटिल कोए क्या करेगा, इट विल एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड गेट इन्वॉल्व इन द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जो एसिटिल पार्ट है एसिटिल कोए का, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू CO2, वाटर एंड NaDH2 एंड FADH2, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग कंपोनेंट्स बनेंगे फ्रॉम एसिटिल कोए, ठीक है। तो दिस इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब यहाँ पर इन TCA साइकिल बोल दो, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसमें क्या हो रहा है, NaDH2 एंड FADH2 फॉर्म हुए हैं, ठीक है। ये जो NaDH2 एंड FADH2 है, ये क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में इन्वॉल्व होंगे। ETC साइकिल भी कहा होती है, या फिर ETC रिएक्शन भी कहा होती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, राइट। यहाँ पर ये NaDH2 एंड FADH2 जो है वो कहा फॉर्म हुए हैं,
इलेक्ट्रॉन बेसिकली टीसीए साइकिल में फॉर्म हुए हैं, ठीक है। अब ये ईटीसी साइकिल में क्या होंगे, चेन में इन्वॉल्व होंगे, राइट। अब यहाँ पर हर एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं, राइट, रिमेंबर दैट। एक NADH2 जो मॉलिक्यूल है उससे 3 ATP मिलते हैं ब्रेक डाउन होके। एक FADH2 से कितने, 2 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है, समझ आया। मतलब एक NADH2 और एक FADH2 से 5 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग दिस TCA साइकिल। नाउ इसके साथ साथ वाटर एज वेल एज एनर्जी भी रिलीज हो रही है। डज यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अलोंग विथ एनर्जी आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। मतलब ग्लूकोज का पूरा जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा एट द एंड हमें क्या क्या मिलता है, एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसके बाद वील गेट कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर आफ्टर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ओके। यहाँ पर NADH2 का लॉन्ग फॉर्म अगर देखो, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, H2 मतलब रिड्यूस फॉर्म, FADH2 मतलब फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इट इज अगेन रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। सो दीज आर कोएंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो आपको एंजाइम दिख रहे, कोएंजाइम्स दिख रहे हैं, दे विल बी इन्वॉल्व इन द सेलुलर रेस्पिरेशन रिएक्शन। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रहा है, मतलब हमने ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन देखा उसमें ये कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद द एंजाइम। These coenzymes are formed in a cell and they take part in cellular respiration. ये सेल में ही फॉर्म होते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्ट लेंगे, ठीक है। दिस इज योर एरोबिक रिएक्शन हैपेंस, मतलब ग्लूकोज का एरोबिक ब्रेकडाउन। पहले होगा ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पर 2 ATP बने हैं। फिर अब देखो ATP कितने बनते हैं इन द होल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, वो देखेंगे अपन। फिर यहाँ पर जो पायरुविक एसिड बना था वो कोएंजाइम एसिटिल कोए में कन्वर्ट हो गया। वही एसिटिल कोए माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया एंड इट एंटर्स इनटू द क्रेब साइकिल, ठीक है। फिर क्रेब साइकिल में जो NADH2 एंड FADH2 बने थे वो इलेक्ट्रॉन चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन भी बोल सकते हो, उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ETS रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, टोटल अगर आप देखो एनर्जी प्रोडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने ATP बने हैं पूरे एट द एंड, 36 ATP प्लस द 2 ATPs which were formed during glycolysis, ठीक है। तो अगर तीनों को कंबाइनली देखो, तीनों रिएक्शन को, तो हमारे पास 38 ATPs मिलते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑलराइट। सो दिस इज योर ब्रेकडाउन, एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। इट वॉज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का यूज हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा, एनर्जी भी रिलीज होगी। दिस इज द बेसिकली अ केमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम का भी इन्वॉल्वमेंट है, ओके। अब इन केस ऑफ लेस स्टोर्ड और कार्बोहाइड्रेट्स इन बॉडी, अगर आपके बॉडी में सपोज यू आर फास्टिंग, बहुत दिनों से आपकी फास्टिंग चल रही है, ठीक है, बहुत लंबा फास्ट किया है आपने, तो इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, वो कम पड़ सकता है, ठीक है। उस केस में आपके बॉडी में जो लिपिड्स है, फैट्स है, इवन प्रोटीन्स है, उनका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट। यहाँ पर जो लिपिड्स है दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड इवन अल्कोहल, ग्लिसरॉल बनता है उससे, एंड जो प्रोटीन्स है दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड, ठीक है। लिपिड का ब्रेकडाउन हो गया फैटी एसिड में, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया अमीनो एसिड में। इवन ये जो फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड है, अगर ये ज्यादा आपने बहुत ही प्रोटीन एंड अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन एंड फैटी एसिड खाए हैं, जनरली अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन आपने ज्यादा कंज्यूम किए हैं, तो ये अमीनो एसिड क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यही फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए, एंड यही एसिटिल कोए फिर क्या करेगा, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन होगा इन द क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, और उससे क्या होगी, एनर्जी बनेगी, ठीक है, ठीक है। एसिटिल कोए फिर NADH2 FADH2 बनाएगा और वो फिर ETC में भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रिएक्शन में, याद रखना
38 ATPs आर फॉर्म, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तीनों को मिला के 38 ATPs फॉर्म होते हैं, राइट। तो एटीपी एक्चुअली होता क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म अगर देखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाम में पता चल रहा है, ट्राई मीन्स तीन, राइट। तो इसके स्ट्रक्चर में तीन फॉस्फेट है, और ये जो फॉस्फेट है एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ठीक है, फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी क्या होती है? यूज होती है इन द डेली एक्टिविटीज। तो ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। इसमें बॉन्ड के फॉर्म में, फॉस्फेट फॉस्फेट में जो बॉन्ड है उस फॉर्म में एनर्जी स्टोर की जाती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा एनर्जी रिलीज होगी एंड उसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो एटीपी है ये सेल में स्टोर किए जाते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ नीड उनको यूज किया जाता है। एटीपी इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड कंटेन्स, ठीक है, एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड। एंड इसमें क्या होगा? नाइट्रोजनस कंपाउंड दैट इज एडेनिन, ठीक है। आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखो एटीपी का स्ट्रक्चर तो इसमें होती है पेंटोज शुगर, दिस इज अ पेंटोज शुगर। इसके साथ यहाँ पर एटीपी की बात हो रही तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है एडेनिन, और ऊपर जुड़ता है एक, अगर एटीपी की बात है तो तीन फॉस्फेट, ठीक है, एटीपी। इस तरीके से एटीपी का आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर ये जो शुगर है दिस इज राइबो शुगर, आरएनए शुगर, ठीक है। तो इस तरीके से एटीपी का स्ट्रक्चर दिखता है। देखो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वो यूज करी जाएगी इन द एक्टिविटीज टू परफॉर्म, ठीक है। तो दिस इज द एटीपी। नाउ एज पर द नीड, व्हेनेवर वी नीड द एनर्जी, ये जो फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाते हैं और आपको एनर्जी मिलती है। दैट्स व्हाई एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ योर सेल, ठीक है। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ योर सेल, एटीपी। डन। तो ये जो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इसमें सर्टन साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्कवरीज करी। इसको किसने डिस्कवर किया वो देखते हैं पहले। तो इट वाज डिस्कवर्ड, ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट गुस्टव एम्डेन, ठीक है, ओटो मेयरहॉफ, जैकोब पार्नाज, ठीक है, अलोंग विद देयर कोलीग्स। याद रखना, गुस्टव एम्डेन, ओटो मेयरहॉफ, जैकोब पार्नाज अलोंग विद देयर कोलीग्स, राइट। फॉर दिस पर्पज इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन द मसल्स, राइट। तो जब भी मतलब इनका मीनिंग क्या है कि ग्लाइकोलिसिस जब होगा, हेंस ग्लाइकोलिसिस इज कॉल्ड एम्डेन मेयरहॉफ पार्नाज पाथवे, ईएमपी पाथवे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को ही हम क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे, क्योंकि ये इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। उसको परफॉर्म कहा किया उन्होंने, मसल्स में परफॉर्म, एक्सपेरिमेंट करके देखा मसल सेल में, ठीक है। द साइक्लिकल रिएक्शन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये जो है डिस्कवर किसने की थी, क्रेब, हैंस क्रेब्स। दैट्स व्हाई इसी को हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। हैंस क्रेब ने डिस्क्राइब करी थी या फिर डिस्कवर करी थी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड क्रेब साइकिल, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये तो हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। दूसरा टाइप का रेस्पिरेशन हमें पता है, दैट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक मतलब एन मीन्स एब्सेंस, एरोबिक वर्ड हम ऑक्सीजन के लिए यूज कर रहे हैं या फिर एयर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, ठीक है। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया है, ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ईस्ट वगैरह भी आप देख सकते हो, दे डू नॉट यूज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन नहीं करते ग्लूकोज का, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करते। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे ब्रेक डाउन होगा एंड क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हैज टू स्टेप्स, ये टू स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें ग्लाइकोलिसिस होगा, दूसरी स्टेप होगी फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन आपने सुना भी होगा बहुत बार, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, ठीक है, ईस्ट करता है फर्मेंटेशन। तो इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज रिलीजिंग वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपीज फॉर्म हो रहे थे, विच इज अ लॉट ऑफ एनर्जी,
यहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATPs आर फॉर्म, राइट, क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दिखाता है ऑन एंड ओनली ग्लाइकोलिसिस, और इसी ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होगा इनटू अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल बनता है बेसिकली, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड विल बी आल्सो रिमूव, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन में क्या होगा, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा इनटू इथेनॉल एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा जब भी आप भटूरा वगैरह का डो लगाते हो, ठीक है, राइट, तो उसमें क्या करते हो, आप ईस्ट डालते हो। ईस्ट कैसा है, अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, राइट। तो ये क्या करेगा, जब फर्मेंटेशन प्रोसेस करेगा या फिर अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा इन द डो, उस टाइम पे क्या होगा, इथेनॉल भी बनता है एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। इथेनॉल की वजह से आपको थोड़ी देर में लगेगा उस वो जो आटा है, डो है, उसका थोड़ा सा स्मेल आने लगता है अल्कोहल जैसा। दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसकी वजह से आपको दिखेगा आटा जो है या फिर जो आपने डो लगाया था वो धीरे धीरे राइज होने लगता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से इट इज अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, राइट। नाउ इफ देर इज डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग, some higher plants and animals also perform anaerobic respiration, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आप देखो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपकी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो इन दैट सिचुएशन आपकी मसल्स जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, बट यहाँ पर इथेनॉल नहीं बनेगा, यहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड, या फिर उसको लैक्टेट भी बोल सकते हो। इवन यहाँ पर कुछ ऐसे सॉइल सबमर्ज या फिर अंडर वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर सीड्स वगैरह होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मसल्स का मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया। अब ये जो लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में ड्यूरिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन, उस वजह से आपको फील होते हैं क्रैम्प्स, ठीक है, आपको जो क्रैम्प्स फील होते हैं दैट इज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विच इज फॉर्म ड्यू टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो जिसकी वजह से आपको टायर्डनेस फील होता है एज वेल एज देयर विल बी क्रैम्प्स वगैरह, फाइन। सो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द लिवर। अब देखो जब भी ब्रेक डाउन होगा या फिर जब आप फूड खाते हो उसका सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन हो जाएगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कुछ कार्बोहाइड्रेट आपकी डेली एक्टिविटीज में एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज हो जाते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज या फिर रिजर्व फूड मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। अगर उससे भी ज्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है आपकी ब्लड में तो उसको स्टोर किया जाता है इन अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जिसको हम बोलते हैं फैट, ठीक है। ग्लाइकोजन जनरली आपकी लिवर सेल में स्टोर किया जाता है, फैट वगैरह जो होता है वो फैट स्टोरिंग सेल जिनको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं उनमें स्टोर किया जाता है, राइट। So that was about carbohydrates. Then we have proteins also. हमारी डाइट में हम प्रोटीन्स भी तो खाते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो है दे आर मैक्रोमोलिक्यूल, इवन कार्बोहाइड्रेट्स भी मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल से क्या मीनिंग है, दे आर बिगर इन साइज, उनकी साइज ज्यादा होती है, ठीक है, तो उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। तो ये प्रोटीन जो है वो पहले क्या करने पड़ेंगे, अगर सेल में इनको एब्जॉर्ब होना है तो उनकी साइज कम करनी पड़ेगी, मतलब इनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू स्मॉलर साइज, ठीक है। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जो स्मॉलर या सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उनको हम बोलेंगे अमीनो एसिड्स, दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स बनेंगे, ये अमीनो एसिड फिर सेल में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर से इन्हीं अमीनो एसिड से प्रोटीन फॉर्म किए जाते हैं, मतलब अमीनो एसिड का क्या हो गया, असिमिलेशन। असिमिलेशन मीनिंग यूज, ठीक है, यूज हो गया उसका, ठीक है। तो ये फिर से क्या किए जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, और प्रोटीन ऑब्वियसली आपको पता है मसल डेवलपमेंट में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ प्रोटीन्स आर आल्सो ब्रोकन डाउन, राइट। ये जो प्रोटीन है जो एनिमल ओरिजिन के होते हैं, मतलब ऐसे कुछ प्रोटीन आप एनिमल ओरिजिन के खाते हो, जैसे एग थ्रू जो आपको प्रोटीन मिलते हैं, देन मीट थ्रू आपको जो फ्लेश वगैरह जो खाते हो उसके थ्रू जो प्रोटीन मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटीन, ठीक है, पहले क्लास के प्रोटीन बोलते हैं।
अब 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी, ठीक है। 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज गेन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन इंटेक अगर ज्यादा करते हो आप, ठीक है, प्रोटीन इंटेक आपको चाहिए, क्यों? क्योंकि मसल डेवलप करनी है। बट आपने सोच लिया कि इफ यू आर गोइंग टू द जिम एंड बहुत ही प्रोटीन खाने लग गए, तो प्रोटीन का एक्सेस भी आपको क्या कर सकता है? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस वेस्ट। बेसिकली जो प्रोटीन्स या फिर अमीनो एसिड होते हैं, they are excess of amino acid are converted into nitrogenous waste like ammonia, और ये अमोनिया अगर कलेक्ट हो गया ब्लड में तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? अगेन यू शुड ईट प्रोटीन इन अ प्रॉपर मैनर या फिर प्रॉपर प्रोपोर्शन वी कैन से, राइट। Sometimes excess of proteins are converted into glucose by the process of gluconeogenesis. कुछ प्रोटीन को फिर से ग्लूकोज में भी कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स जनरेशन, ठीक है। नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट करने के लिए प्रोटीन का भी यूज होता है, राइट। कुछ सोर्सेज आपको प्लांट से भी मिलते हैं, प्रोटीन सोर्सेज आप प्लांट से भी मिलते हैं, जैसे पल्सेस वगैरह हो गया, ठीक है। तो plants by themselves can provide necessary amino acids and from minerals and then different proteins also, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन अगर आप देखो, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द नेचर विच इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम इज रुबिस्को, ठीक है। क्या नाम है उसका? रुबिस्को, राइट। ये जो रुबिस्को है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मिलता है विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा प्लांट में, राइट, रुबिस्को। ओके, नेक्स्ट वी हैव लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली बने होते हैं फैटी एसिड एंड अल्कोहल से। फैटी एसिड एंड अल्कोहल। फैटी एसिड क्या? बेसिकली अगर आप लिपिड को तोड़ोगे, अगर जैसे हमने प्रोटीन के बारे में देखा था, प्रोटीन अमीनो एसिड के जुड़ने से बनते हैं, एक लंबा सा चेन जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। वैसे लिपिड के लिए नहीं है। लिपिड आर नॉट, वी कैन नॉट से लिपिड एज अ पॉलीमर, दे आर नॉट पॉलीमर, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अगर आप लिपिड को तोड़ते हो तो आपको फैटी एसिड एंड अल्कोहल मिलेगा। जनरल मोस्टली मोस्ट कॉमन जो अल्कोहल होता है दैट इज ग्लिसरॉल इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, ठीक है। तो ये जो लिपिड है दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आफ्टर द डाइजेशन, राइट। और ये फिर से एब्जॉर्ब होंगे इनटू द सेल और फिर से उनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द लिपिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फॉस्फोलिपिड्स भी है, जैसे अगर आप देखो इन योर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर पता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको जो स्ट्रक्चर दिखते हैं, हम जनरली क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो ये जो लिपिड है इट इज बेसिकली फॉस्फोलिपिड इन नेचर, ठीक है। लिपिड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, दैट स्ट्रक्चर इज फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये कहाँ मिलता है आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इवन सर्टन हॉर्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, ये भी क्या होते हैं? लिपिड इन नेचर होते हैं, फैटी एसिड से बनते हैं, इनको स्टेरॉइड हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इवन आपको पता होगा इन योर नर्व सेल जो एक्सॉन है, एक्सॉन पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। ये माइलिन शीथ भी किससे बनता है? लिपिड से ही बनता है, राइट। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें एक्सेस आपका जो लिपिड है, जैसे मैंने बोला फैट वगैरह जो है आपके बॉडी में, दे आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू या फैट स्टोरिंग टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को ही हम बोलते हैं फैट स्टोरिंग टिश्यू। इट इज वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अब ये जो लिपिड है, लिपिड से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 1 ग्राम ऑफ लिपिड गिव्स यू 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी यू गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ लिपिड, ठीक है। देन फूड में जो हम खाते हैं, वी ऑल्सो ईट सैलेड, ठीक है। सैलेड में आपको पता है ग्रीन वेजिटेबल्स हम खाएंगे, कैरेट वगैरह है, ठीक है। देन वी हैव क्यूकम्बर। तो ये सारे जो है इनसे हमें एज सच कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह तो नहीं मिल रहे। वी गेट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम दीज फूड्स, ठीक है। सैलेड वगैरह से या फिर लीफी वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है? विटामिन एज वेल एज मिनरल, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल आपकी
नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर देयर, दो बेसिकली टाइप्स ऑफ विटामिन है, एक है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल मतलब ऐसे विटामिन जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ऑयल वगैरह में, घी वगैरह में क्या होते हैं, वो सोल्यूबलाइज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। तो ए, डी, ई एंड के, these four vitamins are fat soluble vitamin, whereas we have B and C type C vitamins, these are basically water soluble vitamin, ठीक है। तो दो कैटेगरी है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। ए, डी, ई, के वाटर फैट सोल्यूबल आते हैं, वाटर सोल्यूबल में आते हैं बी एंड सी विटामिन, राइट। तो आपको इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आर द फैट सोल्यूबल विटामिन, विच आर वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो यू शुड रिमेंबर देम, राइट। B12 सॉरी विटामिन B2, इसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। देन वी हैव विटामिन B5, इसको निकोटिनामाइड बोला जाता है, ठीक है। ये जो विटामिन है, दे आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ FADH2 एंड NADH2। पहले भी हमने FADH2 एंड NADH2 के बारे में डिस्कस किया था। इनके फॉर्मेशन में हमें विटामिन B2 एंड विटामिन B5 की जरूरत पड़ती है, दैट इज राइबोफ्लेविन एंड निकोटिनामाइड, ठीक है। आपको ये नाम भी याद रखना पड़ेगा, निकोटिनामाइड किसको बोला जाता है, देन राइबोफ्लेविन किसको बोला जाता है, कौन से विटामिन को बोला जाता है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वो वाटर इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल, यू कैन, मतलब वाटर से हमें कोई एज सच न्यूट्रिएंट तो नहीं मिल रहा है, बट स्टिल यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हो, इट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, यहाँ से न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलेगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट बोल सकते हो फॉर द डाइजेशन। एज आई सेड, योर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड्स इनटू सिंपल फूड मटेरियल, बट उसके लिए उन्हें वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। योर डाइजेस्टिव एंजाइम रिक्वायर वाटर टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल। तो आपके बॉडी में 65 से 70% क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। 70% वाटर इज प्रेजेंट बाय वेट इन एवरी सेल, राइट। ब्लड की बात करो तो ब्लड में 90% ऑफ द, अगर आप देखो ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 90% वाटर प्रेजेंट होता है। अगर वाटर कम है, या फिर आपने, है ना, कभी कभी आप पानी कम पीते हो, कभी जर्नी में जा रहे हो, ठीक है, यू आर ट्रेवलिंग समवेयर, या फिर आपको टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आप वाटर का लेस कंजम्पशन कर रहे हो, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो बॉडी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगा, डाइजेशन में इश्यूज आएंगे, राइट। तो यू रिक्वायर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ डेली बेसिस, वो आपको लेना ही होगा, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर योर डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन, राइट। तो दिस वॉज अबाउट योर डिफरेंट प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी डिस्कसिंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम में के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल डिवीजन एज वेल, ठीक है, हमें सेल डिवीजन के बारे में भी डिस्कस करना है। वी विल डिस्कस माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, व्हाट आर द यू कैन से यूजेस ऑफ दिस डिविजन्स, ठीक है। तो दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू।